हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम जनक है। तो आज हम आयरन कार्बन डायग्राम के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 बनाया है, जिसमें मैंने फेजेस के बारे में बताया है कि आयरन कार्बन डायग्राम में कौन कौन से फेजेस पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका कार्बन कंपोजिशन क्या है और वो किस टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम एक्चुअली है क्या। तो आयरन कार्बन डायग्राम इज़ अ मैप और ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन। ठीक है, तो टेम्परेचर और कार्बन कंपोजिशन के बीच में ये ग्राफ है। तो बात आती है कि क्या इंपॉर्टेंस है आयरन कार्बन डायग्राम का। एक्चुअली में हम उसके बारे में पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, तो आयरन कार्बन डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका स्टील के फील्ड में, आयरन और स्टील के फील्ड में। ठीक है, तो हमें क्या जानकारी मिलती है आयरन कार्बन डायग्राम से। तो फर्स्ट हमें जो जानकारी मिलती है वो है कि टाइप ऑफ फेज प्रेजेंट इन स्टील इन रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड कार्बन कंपोजिशन। मतलब अगर हमें स्टील का टेम्परेचर पता हो और उसका कार्बन का कंपोजिशन पता हो तो हम बता सकते हैं कि स्टील के अंदर कौन सा फेज़ प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब स्टील में कौन सा फेज़ अभी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम स्टील की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसका हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ठीक है, डक्टिलिटी, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी, उसके फेज़ पे। ठीक है, और फेज़ कौन सा फेज़ प्रेजेंट है स्टील के अंदर वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें आयरन कार्बन डायग्राम से पता चलेगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है कि हमें कौन सा फेज़ प्रेजेंट है ये पता चलता है। दूसरा, हम उस फेज़ की क्वांटिटी भी पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए उसमें फेराइट फेज़ है और सीमेंटाइट फेज़ है, दोनों हैं। ठीक है, तो फेराइट फेज़ कितना है और उसमें सीमेंटाइट फेज़ कितना है, परसेंटेज क्या है दोनों फेज़ का, ये भी हम कैलकुलेशन के थ्रू पता कर सकते हैं थ्रू आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंस हो गया। थर्ड इसका इंपॉर्टेंस है हीट ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम स्टील को हीट करते हैं, फिर उस टेम्परेचर पे होल्ड करके रखते हैं, फिर उसको कूल करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टील के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, अपने मनचाही प्रॉपर्टी हम स्टील के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है ओके आयरन कार्बन डायग्राम की। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, एवरीथिंग, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी वो हमें पूरी तरीके से पता चलती है फेज़ से। और कौन सा फेज़ पता होगा वो हमें पता चलता है आयरन कार्बन डायग्राम से। तो हम देख लेते हैं आयरन कार्बन डायग्राम। तो आयरन कार्बन डायग्राम देखने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन के बारे में। ठीक है, देखिए आयरन, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्योर आयरन की। तो ऐसा नहीं है कि आयरन का एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है पूरे टेम्परेचर पे। ठीक है, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, प्योर आयरन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर सॉलिड से लिक्विड तक जाते हुए, ठीक है, अपने रूम टेम्परेचर से मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट तक जाते हुए उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है ये आप डायग्राम में आप समझ सकते हो। देखिए ये जो लाइन है वो आपको टेम्परेचर दिखा रहा है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये टेम्परेचर आपको दिखा रहा है। यहाँ देखिए 20 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से 770 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, एक्चुअली मैं ये चेंज कर देता हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस से 912 तक। ठीक है, इसको अभी पहले समझ लो, 20 डिग्री सेल्सियस से 912 तक इसका क्या फेज़ होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कहाँ से, 20 डिग्री सेल्सियस से 912 डिग्री सेल्सियस तक कौन सा फेज़ होगा, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम अल्फ़ा आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा आयरन। कहाँ से रहता है, 912 डिग्री सेल्सियस तक इसका होता है बीसीसी फेज़, सॉरी बीसीसी स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा फेज़, अल्फ़ा आयरन। ठीक है, यहाँ पे 770 देने का मतलब क्या है, ये 770
इसको क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है आयरन के लिए। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें मेटल मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आयरन का टेम्परेचर 770 के नीचे है तो ये मैग्नेटिक नेचर का होगा, मतलब ये चुंबक जो होता है ना उससे ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आयरन का टेम्परेचर 770 से ज़्यादा चला गया तो वो चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप लोग देखोगे कि लोहा जो है चुंबक से अट्रैक्ट होता है तो वो कब तक होगा? केवल 770 डिग्री सेल्सियस तक। उसके ऊपर जाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक बन जाता है। तो ये 770 डिग्री सेल्सियस को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं आयरन के लिए। ठीक है, किसी एग्ज़ाम में इसको पूछा भी जाता है तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन अभी आयरन कार्बन डायग्राम के लिए आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको क्या याद रखना है कि 912 तक क्या क्या होता है? आयरन का स्ट्रक्चर बीसीसी होता है। फिर 912 से लेकर 1394 तक, ठीक है, 1394 तक क्या होता है इसका फेज़? एफसीसी। इसका स्ट्रक्चर होता है जो है वो एफसीसी, फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग गामा आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, एफसीसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गामा आयरन। वो कब मिलता है? 912 से 1394 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, अब मान लीजिए हम फिर से हीट करते हैं 994 के ऊपर आयरन को, तो क्या होगा? उसके बाद आपका फेज़ वापस से हो जाएगा बीसीसी। 994 के ऊपर कौन सा फेज़ आपको मिल जाएगा? फिर से बीसीसी। ठीक है, कहाँ तक? 1538, या आप बोल सकते हैं 1539 जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। तो 1394 से 1539 के बीच आपको कौन सा फेज़, कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? वापस से बीसीसी वापस से मिल जाता है। ठीक है, वापस बीसीसी बन जाता है, लेकिन इसको अल्फ़ा आयरन नहीं बोलते, इसको डेल्टा आयरन बोलते हैं। ठीक है, ये भी बीसीसी स्ट्रक्चर है, बस इसका नाम क्या है? डेल्टा आयरन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि स्टील का जो स्ट्रक्चर है 912 तक क्या रहता है? बीसीसी, जिसको बोलते हैं अल्फ़ा आयरन। ठीक है, 912 से 1394 के बीच होता है एफसीसी स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं गामा आयरन। और 1394 से मेल्टिंग पॉइंट तक इसका स्ट्रक्चर होता है बीसीसी, जिसको बोलते हैं डेल्टा आयरन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, आगे ये काम आने वाला है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ आयरन कार्बन डायग्राम बना करके। ठीक है, मैं खुद से बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आए। अगर मैं पहले से बना हुआ डायग्राम बताऊँ तो हो सकता है आपको उतना अच्छे से समझ में ना आए, तो मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बताया कि आयरन कार्बन डायग्राम एक ग्राफ है। किसके किसके बीच ग्राफ है? टेम्परेचर और इसको मान लेता हूँ मैं टेम्परेचर और कार्बन कंपोजिशन के बीच, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है वो किसका लाइन है? टेम्परेचर का है। और ये जो है वो कार्बन कंपोजिशन का लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आयरन 100% होगा। इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे आयरन क्या होगा आपका? इस पॉइंट पे 100% होगा। और इधर क्या हो रहा है? कार्बन कंपोजिशन बढ़ रहा है, इधर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और कहाँ तक बनता है आयरन कार्बन डायग्राम? 6.67% कार्बन तक। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम में मैक्सिमम कार्बन कितना होता है? 6.67%। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाले लाइन को हम नहीं खींचेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये बनता है इस तरीके से। तो ये है आपका आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, इसको अगर आप मेटलर्जिस्ट हो तो आपको ये आयरन कार्बन डायग्राम याद होनी ही चाहिए। ठीक है, आप अगर कोई बोले कि आप आयरन कार्बन डायग्राम बना के दिखाओ तो आप तुरंत बना लो। ठीक है, तो एज ए मेटलर्जिस्ट आपको ये डायग्राम आनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने तो डायग्राम बना दिया, अब आपको समझाता हूँ कि कौन सा फेज़ हमें कहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, ये वाली जो है,
यहाँ पे आपको मिलता है अल्फ़ा फेज़, ठीक है। तो इस रीजन में हमको मिलता है क्या, अल्फ़ा, जिसको बोलते हैं फेराइट, ठीक है। ये देखिए, ये जो है, ये जो रीजन है ना वो प्योर आयरन का है। यहाँ पे क्या है, आयरन 100% मतलब प्योर आयरन है, तो अल्फ़ा फेज़ हमें मिलता है, ठीक है। इस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अल्फ़ा फेज़, जिसको फेराइट बोलते हैं। इस रीजन पे आपको यहाँ पे मिलेगा गामा फेज़, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टेनाइट, ठीक है। गामा इसका मतलब है, इसका नाम है ऑस्टेनाइट, ठीक है। यहाँ पे मिलता है आपका डेल्टा, ठीक है। ये अल्फ़ा फेज़ हो गया, ये गामा फेज़ हो गया, और ये डेल्टा फेज़ हो गया। इसको फेराइट, ये है आपका ऑस्टेनाइट, और ये है आपका डेल्टा आयरन, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ये पूरा लिक्विड है, ये ऊपर रीजन में क्या है, पूरा लिक्विड है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस रीजन में देखिए, ये वाले पोर्शन पे क्या, कौन सा फेज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या आपको कैसे पता करना है, बहुत ही आसान है इसको पता करना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे गामा है इस पोर्शन में, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, दोनों का मिक्सचर मिलेगा, अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। वैसे ही इस वाले पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, देखो इस तरफ क्या है आपका, गामा है, इधर लिक्विड है, और ये जो रीजन है वो दोनों के बीच आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा गामा प्लस लिक्विड, ठीक है। देखिए, किसी भी फेज डायग्राम में क्या होता है, जब एक फेज से दूसरे फेज में जब आप जाते हो तो बीच में एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे दोनों का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गामा है और यहाँ लिक्विड है, मतलब इस दोनों के बीच में आपको दोनों का मिक्सचर मिलेगा, तो यहाँ पे गामा और लिक्विड दोनों मिलेगा, ठीक है। वैसे ही देखिए, इधर ये जो है ये डेल्टा वाला रीजन है और इधर लिक्विड है, तो इनके बीच में क्या मिलेगा, डेल्टा प्लस लिक्विड। वैसे ही इस पोर्शन में क्या है, इधर डेल्टा है और इधर गामा है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस गामा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे क्या मिलेगा आपको, तो देखिए ये जो रीजन है, ये वाला, ये जो लाइन है ना, वो एक्चुअल में सीमेंटाइट की लाइन है। ये जो लाइन है वो Fe3C का लाइन है, सीमेंटाइट Fe3C, ये जो है ये 100% सीमेंटाइट को दिखाता है, ठीक है। तो इधर लिक्विड है, ये रीजन लिक्विड है, और ये जो है वो सीमेंटाइट का रीजन, तो यहाँ पे लिक्विड प्लस सीमेंटाइट आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इस रीजन पे, ये वाले पूरे रीजन पे आपको कौन सा फेज़ मिलेगा, इस पूरे रीजन पे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पूरे, ठीक है। ये रीजन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इधर क्या है आपका, अल्फ़ा फेज़ है भाई, इधर अल्फ़ा मतलब फेराइट है, इधर क्या है, सीमेंटाइट है। तो इधर अल्फ़ा है, इधर सीमेंटाइट है, मतलब इसके बीच में ये पूरे रीजन पे आपको क्या मिलेगा, दोनों का मिक्सचर ही मिलेगा, ठीक है। दोनों का क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर, दोनों मिक्स अमाउंट में मिलेंगे आपको, ठीक है। फ़र्क क्या रहेगा, केवल देखिए यहाँ पे फ़र्क क्या रहेगा, अगर आप इस रीजन की बात करोगे, इस तरफ की, तो देखो ये जो रीजन है वो फेराइट का रीजन है, इधर का, ठीक है। फेराइट मतलब इधर आपको क्या फेज़ मिलेगा, फेराइट फेज़ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप इस रीजन की बात करोगे, इस यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कौन सा फेज़ मिलेगा, ज़्यादातर आपको सीमेंटाइट फेज़ मिलेगा, ठीक है। तो इस रीजन पे अगर होगा कार्बन कंपोजिशन, अगर इसके आसपास होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा फेराइट फेज़। अगर कार्बन कंपोजिशन इधर होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा सीमेंटाइट फेस। लेकिन दोनों का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि इधर अल्फ़ा है, इधर सीमेंटाइट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रीजन है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा और सीमेंटाइट, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक फेज़ के बारे में जिसका नाम है परलाइट फेज़, ठीक है। जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि एक फेज़ होता है जिसको बोलते हैं परलाइट फेज़, ठीक है। तो परलाइट फेज़ एक्चुअल में क्या था, परलाइट फेज़ इज़ ए लैमिनर मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। इस तरह से लैमिनर मिक्सचर होता है, जो यहाँ पर जो रेड में जो दिख रहा है वो आपका सीमेंटाइट है, और जो वाइट में जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, इसमें वाइट जो दिख रहा है वो
अल्फ़ा है फेराइट है, और जो रेड में दिख रहा है वो सीमेंटाइट है। तो जब आप माइक्रो स्ट्रक्चर में देखते हो ना, तो ऐसे ब्लैक एंड वाइट ऐसा लाइन दिखता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो परलाइट फेज़ होता है। परलाइट जो है मिक्सचर होता है दो फेजेस का। तो ये परलाइट फेज़ हमको कहाँ पे मिलता है, तो परलाइट फेज़ जो है हमें मिलता है इस पॉइंट पे। ये जो है ना, ये जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली, यहाँ पे आपको मिलता है परलाइट, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बन कॉम्पोजिशन होता है 0.8 कार्बन होता है। कहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे। और यहाँ पे ही आपको मिलता है 100% परलाइट, ठीक है। अगर कार्बन के अंदर 0.8% कार्बन होगा, ठीक है, तो उसमें 727 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ये जो है, ये जो लाइन है वो 727 डिग्री सेल्सियस का है। 727 डिग्री सेल्सियस के नीचे इसमें आपको 100% परलाइट मिलेगा, ठीक है। अगर आप माइक्रो स्ट्रक्चर में देखोगे ना, तो पूरा लैमिनर ऐसे मिक्सचर मिलेगा आपको, मतलब 100% परलाइट। किस कॉम्पोजिशन में, 0.8% पे, ठीक है। तो ये 100% परलाइट वाली लाइन है। ये कार्बन कंपोजिशन है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो परलाइट फेज़ यहाँ पे 100% कहाँ पे मिलेगा, 0.8% कार्बन पे। इसको आपको याद रखना है, 0.8% कार्बन पे, 0.8% कार्बन पे आपको मिलेगा 100% परलाइट यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखिए परलाइट भी एक तरह से क्या है, कोई अलग से फेज़ नहीं है, वो दोनों का मिक्सचर है। किसका, फेराइट का और सीमेंटाइट का, ठीक है। लैमिनर मिक्सचर है, लेकिन लैमिनर मिक्सचर है तो क्या है, एक तरह से होमोजीनियस है लैमिनर मिक्सचर, इसलिए हम उसको अलग फेज़ मान के चल रहे हैं कि वो परलाइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप कार्बन का कॉम्पोजिशन को कम करोगे, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे, तो अगर आप कम कर दो, मतलब इस तरफ जाते हो लेफ़्ट साइड में, मतलब कार्बन कम हो रहा है, मतलब अगर आप लेफ़्ट साइड में जाओगे ना, तो इधर जैसे जाओगे ना, परलाइट कम होगा और फेराइट का कंटेंट बढ़ेगा, इधर जाओगे तो, ठीक है, अगर लेफ़्ट जाओगे। लेकिन राइट जाओगे, अगर कार्बन का कॉम्पोजिशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका परलाइट कम होगा और सीमेंटाइट का कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है। इधर जाओगे तो फेराइट आने लग जाएगा, इधर जाओगे तो सीमेंटाइट आने लग जाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बन अगर आप बढ़ाओगे, 0.8 के बाद कार्बन को आप बढ़ाते हो, तो क्या होता है, परलाइट तो रहेगा ही, लेकिन कुछ अमाउंट में धीरे धीरे सीमेंटाइट भी आने लगेगा, ठीक है। वैसे ही अगर 0.8 से कार्बन कम होता है, तो परलाइट तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें फेराइट आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन में आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा परलाइट प्लस सीमेंटाइट दोनों, ठीक है। 0.8% कार्बन से ज़्यादा अगर हुआ तो, ठीक है। और इस रीजन में 0.8% कार्बन से कम हुआ तो आपको क्या मिलेगा, फेराइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और ये जो नीचे का जो रीज़न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको समझना, ये नीचे वाले पोर्शन को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टील स्ट्रक्चर जो है इसी पे लाई करता है, ठीक है, फेराइट और सीमेंटाइट के बीच में। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि ये 0.8% रीजन क्या है। यहाँ पे आपको 100% परलाइट मिलेगा, इस कार्बन कॉम्पोजिशन में 0.8% पे, ठीक है। इधर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फेराइट और परलाइट का मिक्सचर मिलेगा। इस तरफ अगर जाओगे तो आपको परलाइट और, इधर इधर रहोगे तो फेराइट और परलाइट का मिक्सचर, इस तरफ रहोगे तो परलाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हमने देख लिया, अब इस पोर्शन पे समझ लेते हैं, कहाँ पर, ये वाले पॉइंट पे, ये वाला, इसमें इस रीजन में क्या मिलेगा, ठीक है। हमने ये नीचे का समझ लिया, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए इधर आपका कौन सा फेज़ है, इस तरफ आपका गामा फेज़ है, और इधर क्या है आपका सीमेंटाइट है। देखो तो दोनों के बीच में ये रीजन किसके बीच लाई कर रहा है, ये सीमेंटाइट, इधर सीमेंटाइट और इधर ऑस्टेनाइट के बीच में लाई कर रहा है। मतलब इसमें कौन सा फेज़ आएगा, इसमें गामा प्लस सीमेंटाइट दोनों फेज़ मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने एक फेज़ बताया था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, फेज़ का नाम है लेडोबोराइड।
तो ये इस पॉइंट पे यहाँ पे ये 4.3% कार्बन का रीजन है। ये इस पॉइंट पे आपको जो है 4.3% कार्बन यहाँ पे रहता है। तो 4.3% कार्बन, ठीक है, 4.3% कार्बन वाले स्टील को जब आप कूल करोगे इस टेम्परेचर से यहाँ नीचे, तो आपको कौन सा फेज मिलेगा? यहाँ पे 100% लेडेबुराइड मिलेगा, है ना। इतने कॉम्पोजिशन वाले स्टील को अगर आप कूल करोगे तो यहाँ पे 100% लेडेबुराइड मिलेगा। तो लेडेबुराइड में क्या रहता है? लेडेबुराइड है क्या? वो मिक्सचर है किसका? सीमेंटाइट, सॉरी, हाँ, सीमेंटाइट और ऑस्टेनाइट का, ठीक है। तो इस पोर्शन में क्या मिलेगा आपको? 100% लेडेबुराइड। और इधर जाओगे, कार्बन को कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? गामा प्लस लेडेबुराइड। और इधर अगर जाओगे तो इधर मिलेगा सीमेंटाइट प्लस लेडेबुराइड, ठीक है। मतलब जिस तरफ आप जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं इधर लेफ्ट तरफ जा रहा हूँ, ऐसे लेफ्ट तरफ, तो लेफ्ट एरिया किसका है? लेफ्ट एरिया आपका ऑस्टेनाइट का है, तो ऑस्टेनाइट प्लस लेडेबुराइड मिलेगा। उधर अगर राइट की तरफ जाता हूँ तो ये रीजन किसका है? सीमेंटाइट का है, तो यहाँ मिलेगा सीमेंट लाइट प्लस लेडेबुराइड। ओके, अच्छा, ये डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब मैंने देखिए यहाँ पे आपको कार्बन का परसेंटेज और टेम्परेचर अच्छे से उतना नहीं बताया है, उसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि किस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर और कितना कार्बन का कंपोजिशन होता है। तो इसको मैं पूरी तरीके से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको फेजेस पता चल गए होंगे कि किस पोर्शन पे आयरन कार्बन डायग्राम के किस पोर्शन में हमें कौन सा फेज मिलता है, ठीक है। अब हम कार्बन का कंपोजिशन और टेम्परेचर को भी देख लेते हैं एक बार। तो मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। एक्चुअल डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, एक्चुअल कार्बन डायग्राम दिखा के भी आप लोगों को मैं पूरे तरीके से क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब देखिए ये जो है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर जानना बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर और कार्बन कंपोजिशन। तो ये कार्बन है इधर, और ये जो रीजन है वो टेम्परेचर का है, ठीक है। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर होता है 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये यहाँ पे होता है 727 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये पॉइंट पे टेम्परेचर होता है आपका 910 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 910 वाला रीजन है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये वाली, यहाँ का टेम्परेचर होता है 1147 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये वाला, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 1394 डिग्री सेल्सियस। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपका टेम्परेचर होता है 1539, ठीक है। 1539, ठीक है। तो ये मेजर टेम्परेचर को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाली, यहाँ पे आपका राउंड होता है 1410 डिग्री सेल्सियस, ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है। तो मैंने मेजर पोर्शन की क्या बता दिए? टेम्परेचर आपको बता दिए। अब उसी तरीके से अब आपको कार्बन कंपोजिशन भी पता होना चाहिए हर पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे आपका कार्बन कंपोजिशन होता है, इस पोर्शन पे होता है 0.025%, ठीक है, 0.025। तो जब मैं फेजेस के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फेराइट के अंदर मैक्सिमम कार्बन सॉल्युबिलिटी होती है वो है 0.025%। तो यही क्या बता रहा है ये पॉइंट आपको? फेराइट के अंदर कार्बन की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी बता रही है, किस टेम्परेचर में? 727 पे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका कार्बन कंपोजिशन होता है यहाँ पे 0.8%, ठीक है। अब किसी बुक में आपको 0.77% भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपको सेम मान के चलना है, 0.77 भी सही है और 0.8% भी सही है। तो इस पॉइंट पे आपका कार्बन कंपोजिशन होता है 0.8%, ठीक है।
और इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, याद रखना आयरन कार्बन डायग्राम में 3 रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊँगा, और वो रिएक्शन एक पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। देखो यहाँ 3 फेज जो है को एग्जिस्ट करता है, एक साथ मिलता है। कौन कौन सा फेज? इधर से गामा फेज मतलब ऑक्साइड फेज, इधर से फेराइट फेज, और इधर से आपका सीमेंटाइट फेज, तीनों यहाँ पे आके मिलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है यूटेक्टॉइड पॉइंट। ये इस पॉइंट का नाम है यूटेक्टॉइड पॉइंट। अब नेक्स्ट है, इस पॉइंट पे क्या है कार्बन कॉम्पोजिशन। तो इस पॉइंट पे आपका कार्बन कॉम्पोजिशन होता है 2%। ठीक है, कहाँ पे? ये वाले पे, जहाँ पे ऑक्साइड ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे कार्बन कॉम्पोजिशन होता है 2%। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ये भी बताया था फेज़ वाले में कि ऑक्साइड में मैक्सिमम कार्बन की सॉल्युबिलिटी होती है 2%। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कार्बन की सॉल्युबिलिटी बता रही है 2%। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको 2.11% भी मिलेगा, तो वो भी सही है। अब इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ये वाली, ये इस पॉइंट पे आपका कार्बन कॉम्पोजिशन होता है 4%, या कहीं कहीं 4.3% भी है। ठीक है, तो दोनों सही हैं। ये यहाँ पे आपका कार्बन कॉम्पोजिशन कितना होता है? 4%। ठीक है, और ये भी एक ट्रिपल पॉइंट, यहाँ पे भी 3 फेज को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है यूटेक्टिक पॉइंट। यहाँ का नाम है इस पॉइंट का यूटेक्टिक पॉइंट, और ये जो मैंने बताया यहाँ पे, इसका नाम है यूटेक्टॉइड पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे 4% कार्बन होता है। ठीक है, अब ये ऊपर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है, जो मैं यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका कार्बन कॉम्पोजिशन होता है 0.17%। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना होता है कार्बन? 0.17% होता है। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, थोड़ा सा आगे हो गया है, लेकिन एक्चुअल डायग्राम जब आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन कॉम्पोजिशन कितना होता है? 0.17% होता है। ये भी एक ट्रिपल पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है पेरिटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम है? पेरिटेक्टिक पॉइंट। और इसमें टेम्परेचर कितना रहता है इस पॉइंट में? 1410, और कार्बन कितना होता है इस पॉइंट पे? 0.17। ठीक है, तो ये मैंने मेज़र पॉइंट्स के टेम्परेचर और कार्बन कॉम्पोजिशन आपको बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअल डायग्राम कैसे दिखता है। तो ये है आपका एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, आपको बुक में भी यही डायग्राम सेम चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है। ठीक है, इसको मैंने आपको बना के भी बता दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब आप इस डायग्राम को जब देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायग्राम फॉर्म कैसे हुआ, कहाँ पे कौन सा फेज़ है। ठीक है, अगर आप अचानक से इस डायग्राम को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो बनाया गया है। देखो इस पोर्शन पे आपका फेराइट फेज़ है पूरा, ये यहाँ पर कार्बन कंपोजिशन दिया गया है 0.025। ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पर टेम्परेचर देखो 723 दिया हुआ है। तो 723 और 727 अलग अलग बुक में अलग अलग टेम्परेचर है, लेकिन दोनों को सही मानना है। 723 और 727 एक ही है, तो ये 723 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 910 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 1400 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चेंज है, 1493 डिग्री सेल्सियस है ये। पेरिटेक्टिक पॉइंट में मैंने 1410 बताया था, जो गलत था शायद। ठीक है, ये एक्चुअल में 1493 डिग्री सेल्सियस है। कहाँ? पेरिटेक्टिक पॉइंट में। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर 1147 है, जो मैंने बताया था आपको, ये वाला टेम्परेचर 1147 है। और ये 1539 है आखिरी में, जो कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। कार्बन कंपोजिशन मेजर जगह पे क्या है? यहाँ पे कार्बन कंपोजिशन ये वाले पोर्शन पे, यहाँ पे ही देखो 0.025। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना है? 0.8%। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 2.06 तो है ना, तो 2% मैंने बताया था, अप्रॉक्सीमेट सही है 2%। यहाँ पे कितना है कार्बन? 4.3%। ठीक है, तो 4% या 4.3 दोनों को एक ही मानना है आपको।
और इस पॉइंट पे पेरिटेक्टिक पॉइंट पे कार्बन कंपोजिशन कितना है 0.16, ठीक है, या 0.17 दोनों सही हैं। ओके, तो ये टेम्परेचर जान लिए, कंपोजिशन जान लिए। अब फेजेस क्या क्या है देखो, ये जो आपको एकदम छोटा सा फेज दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको मिलता है फेराइट फेज, ठीक है, और ये जो है ये वाला रीजन पूरा ये गामा फेज है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन आ रही है ना, यहीं पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 100% परलाइट मिलता है। 0.8% अगर कार्बन होगा तो उसमें 100% परलाइट मिलेगा, ठीक है। और जब इधर जाओगे लेफ्ट साइड में तो आपको फेराइट और परलाइट का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। जब आप राइट तरफ जाओगे मतलब कार्बन कंपोजिशन को जब आप बढ़ाओगे तो आपको परलाइट प्लस सीमेंटाइट मिलेगा, ठीक है। एक बार आप इसका फेज डायग्राम देख लीजिए, सॉरी माइक्रो स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देख लीजिए, देखो ये जो है वो परलाइट है, ये 100% परलाइट को दिखा रहा है। देखो ये माइक्रो स्ट्रक्चर एक्चुअल माइक्रोस्कोप से लिया गया है ये इमेज। यहाँ पे देखो पूरा लैमिनर मिक्सचर है, देखो है ना, ब्लैक एंड वाइट पूरा है। इसमें पूरे पूरे पोर्शन में क्या है, वही है लैमिनर मिक्सचर, लाइन लाइन आपको दिख रहा है। तो जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो सीमेंटाइट है और जो वाइट कलर में दिख रहा है वो फेराइट है। तो ये आपको कौन से कार्बन परसेंटेज में मिलेगा, तो ये मिलेगा 0.8% कार्बन पे मिलेगा, 100% परलाइट, ठीक है। तो है ना 0.8 में, लेकिन कार्बन कंपोजिशन मान लो कम रहा तो स्टील में है ना 0.8 में ये मिलेगा। लेकिन अगर कार्बन कंपोजिशन कम है, 0.8 से कम है, तो आपको कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा आपको फेराइट प्लस परलाइट, ठीक है। देखो जो वाइटिश रीजन जो दिख रहा है ना, ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये पूरा वाइट वाइट बाउंड्री जो दिख रही है वो फेराइट है। और जो ये जो लैमिनर दिख रहा है ना, लाइन लाइन ये वाला पोर्शन, ये पूरा ये क्या है, परलाइट है, ठीक है। तो ये कब मिलेगा आपको, 0.8% से कम कार्बन रहा तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, फेराइट प्लस परलाइट। लेकिन अगर 0.8 से ज़्यादा रहा तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को, देखिए यहाँ पे देखिए जो ये जो लाइन दिख रहा है, जो वाइट कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वाइट के ऐसा वाइट का बाउंड्री गया है इस तरह से नदी के जैसे से जो गया है, ये क्या है, ये कार्बाइड है, यही सीमेंटाइट है, आयरन कार्बाइड, ठीक है। और जो ये जो लाइनिंग वाला रीजन दिख रहा है अंदर का, ये है परलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सीमेंटाइट प्लस परलाइट, ठीक है। अगर कार्बन कंपोजिशन 0.8 से ज़्यादा होता है तो, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब वापस से हम अपने डायग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको यही चीज़ दिखा रहा है कि इस पोर्शन में क्या मिलता है, इस पोर्शन पे क्या मिलता है 100% परलाइट जो मैंने दिखाया अभी। इधर क्या मिलेगा, 0.8 से कम रहेगा तो फेराइट प्लस परलाइट, अगर 0.8 से ज़्यादा कार्बन रहा तो परलाइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है, ये आपको मिलता है, ठीक है। और इस पोर्शन में देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इधर जैसे आ रहा हो यहाँ पे लेडोबोराइड मिल रहा है। लेडोबोराइड कुछ नहीं परलाइट के जैसा ही है, जैसे परलाइट जो है मिक्सचर होता है सीमेंटाइट और फेराइट का लैमिनर मिक्सचर, वैसे ही लेडोबोराइड जो है सीमेंटाइट और ऑस्टेनाइट का मिक्सचर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपको 100% लेडोबोराइड मिल रहा है और इधर जा रहे हो कार्बन कंपोजिशन कम हो रहा है, मतलब 4.4% कार्बन पे क्या मिलेगा, 100% लेडोबोराइड मिलेगा, ठीक है। अगर कार्बन कंपोजिशन इससे कम हुआ तो आपको क्या मिलेगा, ऑस्टेनाइट प्लस लेडोबोराइड, और ज़्यादा हुआ तो लेडोबोराइड प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फेजेस कैसे पता चलता है इसमें, ठीक है, ठीक है। हम एक्चुअल में क्या पता करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम से कि कौन सा फेज प्रेजेंट है स्टील के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए क्वेश्चन मैं क्या पूछूंगा, देखिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मान लीजिए कि 0.5% कार्बन है स्टील के अंदर। मैंने एक ऐसा स्टील लिया जिसमें 0.5% कार्बन है और उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है अभी,
मैंने क्या किया, स्टील का एक टुकड़ा लिया जिसमें कितना है 0.5% कार्बन है और इसका टेम्परेचर कितना मैंने बता रखा है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ कि इसमें कौन सा फेज़ प्रेजेंट होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा ग्राफ देखना है। 0.5% कहाँ पे आएगा, ये 0.8% है ये लाइन, तो इससे कम ही रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 0.5% आएगा, तो ये 0.5% पॉइंट हो गया कार्बन का। टेम्परेचर क्या बोला 1000, तो ये 910 वाला है, तो यहाँ पे कहीं पे 1000 होगा। मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट, तो ये जाके मिलेगा ये पॉइंट। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये वाला, ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, मतलब 0.5% कार्बन 1000 डिग्री सेल्सियस में कौन सा पॉइंट लोकेट हो रहा है, ये। तो ये पॉइंट किस रीजन में पड़ रहा है, ये पड़ रहा है ऑस्टेनाइट वाले रीजन पे। ठीक है, मतलब इस कार्बन कॉम्पोजिशन और इस टेम्परेचर में स्टील के अंदर कौन सा फेज़ होगा, ऑस्टेनाइट फेज़ होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कार्बन कंपोजिशन सेम रखता हूँ, टेम्परेचर थोड़ा अलग कर देता हूँ। तो मान लीजिए 0.5% कार्बन है और आपका टेम्परेचर मान लीजिए 600 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन सा फेज़ आपको मिलेगा। तो 0.5% कार्बन और 600 डिग्री सेल्सियस, तो 600 मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है 600, तो ये और ये, तो ये पॉइंट आपका लोकेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.5% कार्बन 600 डिग्री सेल्सियस में पॉइंट यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इस रीजन में कौन सा फेज़ आपको दिख रहा है, परलाइट प्लस फेराइट। तो यहाँ पे कौन सा फेज़ मिलेगा, परलाइट प्लस फेराइट फेज़ मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पता करना है कि स्टील के अंदर कौन सा फेज़ होगा। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो टेम्परेचर की और एक कार्बन कॉम्पोजिशन की। अगर दोनों आपको पता है, टेम्परेचर और कार्बन कॉम्पोजिशन, तो आप ये बता सकते हो कि स्टील के अंदर कौन सा फेज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंस है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आयरन कार्बन डायग्राम में जो 3 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम में 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर रिटन एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में जनरली इसको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो 3 रिएक्शंस कौन कौन से हैं, ये वो 3 इनवेरिएंट रिएक्शन, इसको बोला जाता है इनवेरिएंट रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इनवेरिएंट रिएक्शन। इनवेरिएंट मतलब जो वेरी नहीं हो सकता। ठीक है, एक पॉइंट पे होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रिएक्शन होता है। तो पहला रिएक्शन है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन किस पॉइंट पे होगा, पॉइंट का क्या मतलब है, पॉइंट मतलब एक डेफिनिट टेम्परेचर और डेफिनिट कार्बन का कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये किस टेम्परेचर पे होता है, तो ये होता है 1400। ठीक है, हम डायरेक्ट आपको मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ कहाँ पे होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो देखिए पेरिटेक्टिक रिएक्शन ये इस पॉइंट पे होता है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन जो है इस पॉइंट पे होता है, यहाँ पे ये इनवेरिएंट पॉइंट है, इसको मैंने अभी बताया था ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स कार्बन का कॉम्पोजिशन होता है। तो टेम्परेचर कितना होता है 1493 डिग्री सेल्सियस और कार्बन का परसेंटेज कितना होता है 0.16%। तो इस पॉइंट पे होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन और इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। तो आगे मैं वहीं पे जाता हूँ, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन कितने में होता है 1493 लिखा है यहाँ पे, 1495 आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसके आसपास ही है। ठीक है, 1493 और 1495 दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में होता क्या है, देखो इस रिएक्शन में देखो वहाँ पे डायग्राम कैसे टाइप का बना है, इस टाइप का वहाँ पे बना हुआ है ये। तो इस पॉइंट पे होता है रिएक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, कौन कौन सा फेज़ रहता है, देखिए इसके ऊपर 2 फेज़ रहते हैं, डेल्टा प्लस लिक्विड। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है, इस पॉइंट पे दोनों मिलके क्या बना लेता है, गामा। देखना उस आयरन कार्बन डायग्राम में इस पॉइंट के ऊपर डेल्टा और लिक्विड होता है और इसके जस्ट नीचे होता है गामा मतलब ऑस्टेनाइट। मतलब हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि
डेल्टा फेज और लिक्विड फेज मिलके क्या बना रहा है वहाँ पे, गामा फेज बना रहे हैं, मतलब ऑस्टेनाइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इनवेरिएंट रिएक्शन होगा, मतलब लिक्विड, ठीक है, जिसमें 0.53% कार्बन है, और डेल्टा फेज जिसमें 0.09% कार्बन है, वो मिल के क्या बना रहा है आपका, गामा फेज बना रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन, जिसमें एक लिक्विड और एक सॉलिड मिलके कोई दूसरा सॉलिड बना रहा है, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअली में देखिए एक बार और मैं डायग्राम को अच्छे से बना के समझाता हूँ आपको। तो इस तरह का है वो, इस पॉइंट पे हो रहा है रिएक्शन, ये वाले पॉइंट पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, गामा फेज। तो यहाँ पे कार्बन कंपोजिशन कितना है, 0.17% या 0.16 लिखा है, दोनों सही है। तो यहाँ पे गामा फेज बन रहा है, कंपोजिशन कितना है गामा फेज का, 0.17। ठीक है, लेकिन किससे मिलके बन रहा है, लिक्विड और डेल्टा और लिक्विड फेज से। तो डेल्टा का कंपोजिशन कहाँ कहाँ से पता चलेगा, ये लिखा है ना डेल्टा 0.09, तो डेल्टा फेज किधर है, इस वाले पोर्शन पे डेल्टा फेज है। तो डेल्टा फेज का कंपोजिशन कितना है, यहाँ से पता चलेगा, वो इस पोर्शन पे कार्बन कितना है, 0.09%। और लिक्विड का कंपोजिशन कहाँ से पता चलेगा, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट पे कार्बन कंपोजिशन कितना है, 0.53%। ठीक है, मतलब डेल्टा फेज जिसमें कार्बन 0.09 है और लिक्विड फेज जिसमें कार्बन 0.53% है, दोनों मिलके क्या बना रहा है, गामा फेज, जिसमें कि कार्बन कंपोजिशन है 0.17%। ठीक है, अगर इतना आपको डिटेल से नहीं जानना है तो इतना बस जान लीजिए कि लिक्विड और डेल्टा फेज मिलकर बनाता है गामा फेज। इस रिएक्शन को बोलते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन, और वहाँ पर टेम्परेचर होता है 1495 डिग्री सेल्सियस, और कार्बन कंपोजिशन होता है 0.17%। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाइए, यूटेक्टिक रिएक्शन। तो यूटेक्टिक रिएक्शन आपका होता है 1148 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या 1147, डायग्राम में 1147 दिया है, यहाँ पे 1148 लिखा है, लेकिन दोनों सही हैं। ठीक है, तो वो होता है 1148 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और किस कार्बन कंपोजिशन पे होता है, 4.3%। आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ सीधा। ठीक है, तो वो होता है इस पॉइंट पे, देखिए ये वाले पॉइंट पे, इसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, तो यूटेक्टिक रिएक्शन इसी पॉइंट पे होगा, इसलिए उसको यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर यहाँ पे है 1147 डिग्री सेल्सियस, कार्बन कंपोजिशन यहाँ पे कितना है, 4.3%। तो इस कार्बन कंपोजिशन पे और इस टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन पे होता क्या है, इस रिएक्शन में क्या है, इसके ऊपर देखो लिक्विड है ना, लिक्विड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे गामा प्लस सीमेंटाइट पे। ठीक है, तो यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गामा में और सीमेंटाइट में। ठीक है, मतलब ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको वही चीज़ दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए लिक्विड जो है, यहाँ पे लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रहा है किस में, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में। ठीक है, तो इसमें यूटेक्टिक रिएक्शन में आपको क्या मेन याद रखना है कि लिक्विड कन्वर्ट होता है ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में, उसका टेम्परेचर और उसका कार्बन कॉम्पोजिशन, ये मेन याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो होता है, थर्ड और लास्ट रिएक्शन, वो है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ठीक है, अब यूटेक्टॉइड रिएक्शन किस टेम्परेचर में होता है, 723 डिग्री सेल्सियस में होता है, और किस कार्बन कॉम्पोजिशन में होता है, 0.8% कार्बन पे। ठीक है, मैं आपको सीधे डायग्राम में ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट जो होता है, ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो रिएक्शन होता है उसको बोला जाता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। तो इस पॉइंट पे होता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है यहाँ पे 723 डिग्री सेल्सियस, और कार्बन कॉम्पोजिशन कितना है यहाँ पे, 0.8%। ठीक है, तो अब डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गामा फेज जो है सीधे इस पॉइंट के नीचे, गामा फेज किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका फेराइट और सीमेंटाइट में। ठीक है, मतलब देखो परलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, परलाइट इज
क्या है, परलाइट ही एक मिक्सचर है किसका, फेराइट और सीमेंटाइट का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो गामा फेज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेराइट और सीमेंटाइट में। ठीक है, तो यूटेक्टोइड पॉइंट में क्या होता है, यूटेक्टोइड रिएक्शन में क्या होता है कि गामा जो है, ऑक्सीडाइड जो है, किस में कन्वर्ट होता है, अल्फ़ा फेराइट में और सीमेंटाइट में। ठीक है, मतलब एक सॉलिड जो है मिल के, एक सॉलिड क्या होता है, दो सॉलिड बनाता है। यूटेक्टोइड रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एक सॉलिड मिल के दो अलग अलग सॉलिड बनाते हैं। मतलब ऑस्टेनाइट मिल के क्या क्या बना रहा है, ऑस्टेनाइट टूट के क्या बन रहा है, फेराइट और सीमेंटाइट। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शंस को आपको याद रखना है। मेन इस रिएक्शन का टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे हो, इसको आप लोग याद रखिए, ये टर्म्स आगे बहुत काम आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि कैसे फेजेस बदलते हैं, कैसे हीटिंग करने पे, कूलिंग करने पे कैसे ऑक्सीडाइड फेज़ परलाइट में बदल जाता है, कैसे फेराइट में बदल जाता है, कैसे सीमेंटाइट में बदल जाता है, फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे रीज़न क्या है, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।